हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एग्जाम जोन पर। तो आज ही हमारी दूसरी क्लास है आरआरबी एनटीपीसी के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री सेक्शन के, उसका आज पार्ट 2 है। आइए शुरू करते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंट नो दलील नो वकील नो अपील एसोसिएटेड। इनमें से कौन से एक्ट के साथ जो कमेंट था कि न दलील न वकील न अपील एसोसिएटेड है, तो ये जो कमेंट है वो रोलेट एक्ट के साथ एसोसिएटेड है। आंसर हमारा है यहाँ पे बी। अब रोलेट एक्ट था क्या? तो ब्रिटिश काउंसिल गवर्नमेंट जो थी उसने ये एक्ट पास किया था, जिसके बाद पुलिस को पावर मिल गई थी कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जब चाहे, जिसको भी चाहिए वो अरेस्ट कर सकते थे। ना कोई रीजन होना चाहिए ना कोई वारंट चाहिए, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे अपनी मनमर्जी से। अब ये जो एक्ट है वो एक कमेटी बनी थी ब्रिटिशर्स की, सेडिशन कमेटी, जिसके हेड थे ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट। ये इस कमेटी के हेड थे जिन्होंने ये जो एक्ट था इसका रिकमेंडेशन दिया, है ना। और जिसके बाद इसको मार्च 1919 में पास कर दिया गया, है ना। हालांकि इसके बाद इसका काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, है ना। एक मेजर प्रोटेस्ट जो जिसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 30 मार्च 1919, जिसको नाम दिया गया था रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह था वो, अ, इसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी सबसे पहली जो सभा, इसमें एक्चुअली गांधी जी सभा लेते थे, तो जो पहली सभा हुई थी ना वो हुई थी बॉम्बे में। बॉम्बे में सबसे पहले रोलेट सत्याग्रह की सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद जो ये थी वो दिल्ली, इलाहाबाद, गुजरात, ऐसे देश के बाकी हिस्सों में भी आ, ये सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो फैलता गया, हाँ। जिसके बाद अल्टीमेटली इसको वापस ले लिया गया था। तो यहाँ जो हमारा पूछा गया था कि ये कमेंट किसका है, वो हमारा हो जाएगा रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी। Which commission was formed by the government of India to investigate the Jallianwala Bagh incident of 1990? जलियांवाला बाग जो हुआ था सन 1919 में, उसकी जांच के लिए कौन से कौन सी कमीशन का गठन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये जो कमेटी बनी थी उसको हेड कर रहे थे लॉर्ड विलियम हंटर। लॉर्ड विलियम हंटर इसको हेड कर रहे थे, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया था हंटर कमीशन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अब ये कमिटी, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ क्वेश्चन में पढ़ लिया होगा, ये इंसिडेंट हुआ था 1919 में, है ना। इसकी शुरुआत, इसका जो मेन कारण हो ना वो ये था कि जो रोलेट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, रोलेट सत्याग्रह चल रहा था, उसकी एक सभा हो रही थी, है ना। पीसफुल सभा थी जिसके दौरान ये पूरा इंसिडेंट हुआ। तो हुआ क्या था, अप्रैल 1990 में, 1990 को जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना, माइकल
डायर, माइकल डायर थे। इन्होंने कुछ लोकल लीडर्स थे, जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन, इन सब के अरेस्ट का ऑर्डर दिया था, जिसके कारण प्रोटेस्ट बढ़ गए थे। 10 अप्रैल को भी अ, उसके नेक्स्ट डे जो था, अ, ये प्रोटेस्ट जारी रहे। अप्रैल 9 को गिरफ्तारी हुई। अप्रैल 10 को एक हिंसक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें मुठभेड़ हो गई थी पुलिस वालों के और पब्लिक के बीच में, है ना। और उसके बाद ये जारी रहा। अप्रैल 13 को, है ना, अप्रैल 13 1919 को बैसाखी फेस्टिवल था, और लगभग 15,000 लोग, ठीक है, जलियांवाला बाग जो है वहां पे जमा हुए थे। ज्यादातर लोग इस फेस्टिवल को बनाने के लिए ही आए थे, पर यहाँ पे ऐसे में जो वहां पे ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर जो थे, जो रेजिनाल्ड डायर, ये अपने ट्रूप के साथ आ गए, और इन्होंने जो एग्जिट पॉइंट है ना, उनको बंद करके गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसमें ऑलमोस्ट 1,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1,500 लोग घायल हो गए थे, है ना। तो इतना मास लेवल पे ये कह लीजिए हानि पहुंची थी लोगों को, ठीक है। उसके बाद अ, ये जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया था अमृतसर, लाहौर और आसपास की जगहों पे, जिससे किसी को भी मतलब, वही रोल अटैक जैसे होता है मार्शल लॉ, उसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अप्लाई कर दिया गया। अब सरकार वोट तो दिखाना सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने ये हंटर कमीशन का गठन कर दिया, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड विलियम हंटर। अब जो कमेटी थी, इन्होंने ये तो माना कि जो जनरल डायर के जो एक्शंस थे वो गलत थे, है ना। जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे, उनके एक्शंस गलत थे, पर उनको कोई सजा नहीं दी गई। उनको सिर्फ फोर्स किया गया कि अ, जो है, इन्होंने गलत यूज किया गया, इसलिए इनको रिजाइन कर देना चाहिए। बस ये पनिशमेंट थी कि उनको रिजाइन देना। ये आप सोचिए कितनी मतलब ब्रूसम एक्शन था, उसके कुछ में गया है, बस नौकरी छोड़ दो, ये उनका पनिशमेंट थी, ठीक है। और इस कमेटी का गठन कब हुआ था? इसका हुआ था अक्टूबर 14 1919, इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 6 महीने बाद। अब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था 1919 में। इसका रिपरकशन जो है ना, जो माइकल डायर थे, उनके खिलाफ मार्च 13 1940, ठीक है, मार्च 13 1940 में इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर फाइटर थे, उधम सिंह नाम से, ठीक है। उधम सिंह नाम से इनके एक फ्रीडम फाइटर थे, जिनके ऊपर एक बहुत फेमस मूवी भी बनी है उधम सिंह नाम से, जिसमें लीड एक्टर थे विकी कौशल। तो उधम सिंह जी ने मार्च 13 1940 में लंदन में माइकल डायर को की हत्या कर दी थी। उनका ये मानना था कि यही थे इस पूरे इंसिडेंट के पीछे। इनका मानना था ये मेन प्लानर है, इसलिए इनकी हत्या कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड अवार्ड बिकॉज ऑफ डैश। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने अब उनको एक नाइटहुड अवार्ड मिला हुआ था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो उन्होंने वापस कर दिया था। वो किस इंसिडेंट की बात किया था?
तो वो उन्होंने वापस किया था जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद, ऑप्शन ए। अब पूछा जाए ये नाइटहुड इनको मिला कब, तो ये मिला था इनको 3 जून 1915 में। 3 जून 1915 में रविंद्रनाथ जी को ये नाइटहुड मिला था। अब रविंद्रनाथ जी के बारे में देखा जाए तो ये बांग्ला पोएट थे। हाँ, बांग्ला पोएट थे, राइटर भी थे, ठीक है, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, लिटरेचर में। तो इन्होंने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। तो आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए। चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड इन विच ईयर? चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो कौन से साल में हुआ था? अब चौरी चौरा था क्या? चौरी चौरा इंसिडेंट एक जगह है, एक्चुअली चौरी चौरा, है ना, गोरखपुर, यूपी में, है ना, गोरखपुर यूपी में एक जगह है। वहां पे 4 फरवरी 1922 को जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल उसके तहत प्रोटेस्ट चल रहे थे, आ, आंदोलन चल ही रहा था, तो उसमें जो पुलिस थी, पुलिस ने ओपन फायर कर दी थी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, ओपन फायर कर दिया, जिसके कारण एक मुठभेड़ हो गई थी सिविलियंस और पुलिस के बीच में, ठीक है। मुठभेड़ हो गई थी जिसमें 3 पुलिस वाले और, ओ सॉरी, 3 सिविलियन और लगभग 22 पुलिस वाले मारे गए थे, ठीक है। तो ये मुठभेड़ हुई थी, जिसके कारण ये जो इंसिडेंट है वो चौरी चौरा नाम से बहुत फेमस हो गया था। ये मेन उस जगह के ऊपर नाम रखा गया था। अ, इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको बंद कर दिया, उसको हॉल्ट कर दिया था कुछ टाइम के लिए, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये कौन से साल में हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1922, ऑप्शन बी। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग लेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट की अगुवाई किसने करी थी? तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो हुआ कब से था? ये चला था 1919 से लेके 1924 तक, है ना। और इसको मेन जो है इनको लीड करा था, आ, 2 मुस्लिम लीडर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना, शौकत अली। इन दोनों ने इस पूरे आंदोलन को, इस मूवमेंट को लीड करा, ठीक है। ये हालांकि इनकी कुछ डिमांड सी कि जो टर्किश सुल्तान है जिसको खिलाफा कहते हैं, है ना, उसको वापस ऑटोमन एम्पायर का राजा बना दिया जाए, ठीक है। और इनको एक सफिशिएंट टेरिटरी दी जाए कि ये इस्लामिक फेथ को बचा सकें। ये कुछ रीजंस थी। अब क्योंकि जो टर्किश सुल्तान थे जिनको खलीफा कहा जाता था, उन्हीं के नाम पे ये मूवमेंट का नाम रखा गया था। जो शुरुआत थी इस मूवमेंट की, वो शुरुआत हुई थी बॉम्बे से, ठीक है। बॉम्बे से इसकी शुरुआत हुई थी। अब कांग्रेस का सपोर्ट था, कांग्रेस ने और महात्मा गांधी जी ने इसको पूरा सपोर्ट किया। और इनका था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, इनको एक कर दिया जाए, ठीक है। और बेसिकली ये कि शुरू में तो कांग्रेस इसके अगेंस्ट थी, है ना, पर इनको लगा कि एक अच्छा मौका है अगर दोनों साथ, मतलब जो दोनों मूवमेंट्स हैं इनको अगर साथ में रखते हैं,
तो एक यूनिटी फॉर्म हो जाएगी इंडियन और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। इसीलिए इन्होंने पूरा सपोर्ट करा था। और जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में 22 और 23 नवंबर, है ना? उसके जो हेड थे वो थे महात्मा गांधी जी, जिसके दौरान इन्होंने पूरा सपोर्ट जाहिर किया था टू द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। और इसके रिटर्न में जो मुस्लिम लीग थी उसने भी कांग्रेस और उसके जो भी पॉलिटिकल एजेंडास कह लीजिए या जो भी मूवमेंट्स होते थे उनमें अपना पूरा सपोर्ट दिया था। और अल्टीमेटली ये दोनों जो थे मूवमेंट्स ये मर्ज हो गए वो। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि इसको कौन लीड कर रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शौकत अली। इन विच ईयर इन विच ईयर डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन इन इंडिया? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1920 में। ऑप्शन बी, 1920। और इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? इसकी अगुवाई कर रहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी इसकी मेन अगुवाई कर रहे थे। अ, और इस मूवमेंट में इनका एजेंडा क्या था कि जो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं या उनका बॉयकॉट किया जाए, और ब्रिटिशर्स को कॉर्पोरेट नहीं करना है। जो भी पोस्ट है, ब्रिटिश पोस्ट है, उनसे रिजाइन कर दें। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बहिष्कार किया जाए, है ना? और जो भी इनके गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं उन सबको छोड़ के हम स्वदेशी अपनाएं। मेक इन इंडिया, वैसे हम स्वदेशी चीजों को अपनाएं। मेन एम की अगर बात की जाए तो सेल्फ गवर्नेंस प्लस फुल इंडिपेंडेंस, ये मेन एम था इस पूरे मूवमेंट का। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी इन 1923? 1923 में स्वराज पार्टी की शुरुआत किसने करी थी, किसने बनाया था उसको? तो स्वराज पार्टी जो है उसको बनाया था सीआर दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास, चित्तरंजन दास। इस पार्टी की शुरुआत हुई थी जनवरी 1, 1923 में। जनवरी 1, 1923 को इसकी नींव रखी गई थी। आ, अगर देखा जाए तो इस पार्टी का एक और नाम था, वो था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये इसका एक और नाम भी था। और ये जो पार्टी थी ना, इसके कह लीजिए काफी रीजंस भी थे बनने के। एक रीजन था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल, है ना? और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था उसके अगेंस्ट में पार्टी बनी गई थी। मेन पर्पस इस पार्टी को बनाने का यही था कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उनका अपोज करना, है ना? उनका अपोज करने के लिए ही ये पार्टी बनाई गई थी। तो अगर यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि स्वराज पार्टी के फाउंडर्स कौन है, तो वो थे मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। ऑप्शन डी। Which of the following was a non-violent protest against the British monopoly of salt production in 1930? 1930 में अंग्रेजों की जो मोनोपोली थी
नमक के उत्पाद को लेके उसका प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट का नाम क्या था? तो उस प्रोटेस्ट का नाम था डांडी मार्च। ऑप्शन सी, डांडी मार्च। अभी एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, जिसकी शुरुआत हुई थी मार्च 12 1930 में और खत्म हुई थी 5 अप्रैल 1930 में। लीड किसने करा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसको लीड करा। और जो मार्च था वो शुरू हुआ था इनके साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से लेकर डांडी, जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में, है ना? तो वहां तक ये पूरा मार्च चला था, है ना? ऑलमोस्ट महीना भर लंबा मार्च था ये। वही जो मोनोपोली थी सॉल्ट प्रोडक्शन को लेके ब्रिटिशर्स की, उसको खत्म करने के लिए ये मार्च चालू किया गया था। ऑप्शन सी, दांडी मार्च, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज द ओल्डेस्ट? इसमें पूछा गया है कि इनमें से सबसे पुराना इवेंट, ये जो 4 इवेंट दिए गए हैं ना, इनमें सबसे पुराना इवेंट कौन सा है? तो एक एक करके देखते हैं ये कौन से इवेंट है। सबसे पहले पूना एक्ट। पूना एक्ट हुआ था 1932 में, जब बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो डिप्रेस क्लास है, जो एस होते हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए जो एक्ट साइन हुआ था ना, उसको कहा गया था पूना एक्ट। जलियांवाला बाग मैसेकर, मैंने पहले बताया, ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में, अप्रैल 13 1919। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको भी महात्मा गांधी जी ने लॉन्च करा 1 अगस्त 1920 में, है ना? और क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको भी महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में लॉन्च किया था। तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पुराना इवेंट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन बी। एट विच यूनिवर्सिटी did Mahatma Gandhi make his first public appearance in 1916 after returning from South Africa to India? साउथ अफ्रीका के से लौटने के बाद, भारत लौटने के बाद 1916 में महात्मा गांधी जी ने अपना सबसे पहला पब्लिक एड्रेस कौन सी यूनिवर्सिटी में करा था? तो जो सबसे पहला पब्लिक एड्रेस था ना, वो एक ओपनिंग सेरेमनी थी यूनिवर्सिटी की, जो कि हुई थी फरवरी 1916 में। ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी थी वो थी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए। बीएचयू की ओपनिंग सेरेमनी में महात्मा गांधी जी ने पहली बार पब्लिक सेरेमनी दी थी। और महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये 21 साल साउथ अफ्रीका रहे थे, और जनवरी 9 1915 में ये अपनी वाइफ कस्तूरबा जी जो थी, उनके साथ इंडिया वापस आ गए थे। तो और इंडिया ये लौटे थे बॉम्बे में। ये बॉम्बे लौटे थे, और उसके बाद इन्होंने जो भी प्रोटेस्ट वगैरह ना था, वो अपना काम शुरू करा। अगर इनके मेंटर की बात की जाए, तो इनके मेंटर थे गोखले जी। गोखले जी इनके मेंटर थे, है ना? और क्योंकि ये जनवरी 9 1915 को लौटे थे, तो इस दिन को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, इस तारीख को प्रवासी भारतीय
दिवस का आयोजन किया जाता है, जो कि एनआरआई डे है ना। हर साल जनवरी 9 को ये दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BHU। What was the name of the judge who presided over the trial of Mahatma Gandhi after the non-cooperation movement? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी जी पे जो ट्रायल चला था, वो उस पे जज कौन से थे? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, मैंने बताया ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, है ना, पॉलिसीज कह लीजिए, उसके अगेंस्ट में, प्लस जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था ना, उसके अगेंस्ट में ये लॉन्च किया गया था। और 1920 में इसको लॉन्च किया। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इसको रद्द कर दिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था। और इसके बाद जो गांधी जी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था इस मूवमेंट के लिए, और इनको अहमदाबाद में अरेस्ट किया था। और जो जज थे, जिन्होंने ये केस पूरा डिसाइड किया था, उनका नाम था CN ब्राउनफील्ड। ऑप्शन CM ब्राउनफील्ड। इसके बाद इनको 6 साल की जेल भी हो गई थी गांधी जी को इस केस में, है ना। हालांकि इनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए 2 साल में ही इनको रिहा कर दिया गया था। ठीक है। तो जज का नाम हमसे यहाँ पे पूछा था, तो जज हो गए CM ब्राउनफील्ड। ऑप्शन C। नेम द बुक written by Mahatma Gandhi in 1909 that suggested the British rule would come to an end if Indians do not cooperate with them। महात्मा गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे ना, तो जो रूल है, ब्रिटिश रूल है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो चीज थी, ये लिखी गई थी हिंद स्वराज में। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, हिंद स्वराज। अब हिंद स्वराज जो बुक थी, इसमें अ, गांधी जी ने स्वराज को लेके जो अपने व्यूज थे, ठीक है, स्वराज को लेके जो भी इनके व्यूज थे और मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग के जो व्यूज थे, वो जाहिर किए थे। और ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी बुक के। लैंग्वेज अगर पूछी जाए तो ये गुजराती है ना। 1909 में लिखी, 1910 में इसको ब्रिटिशर्स ने बैन भी कर दिया। तो लेस देन ऑलमोस्ट 1 साल चली थी रही है बुक, उसके बाद इस पे बैन लग गया था। तो बुक का नाम है ऑप्शन B, हिंद स्वराज। An all Bangla civil disobedience council was formed in Bengal by dash। ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल जो थी, उसको बंगाल में किसने बनाया था? तो इसको बनाया गया था JM सेन गुप्ता जी के द्वारा। आंसर A, JM सेन गुप्ता। अब वो आ गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। इसको 1930 में महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। महात्मा गांधी जी ने इसको लॉन्च किया, और इसकी जो काउंसिल थी, उसको JM सेन गुप्ता जी ने बनाया था। ठीक है। और ये जो काउंसिल थी, इसने जो सॉल्ट लॉ था, ठीक है, इसको तोड़ने का फैसला लिया था। इसलिए मेन जो मकसद था इस काउंसिल का, वो यही था कि जो सॉल्ट लॉ है उसको तोड़ा जाए। ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम सेन गुप्ता। हु लेड द मार्च टू रेड धारसीन सॉल्ट वर्क्स आफ्टर गांधी जी वॉज अरेस्टेड। तो दांडी में जो सॉल्ट मार्च हुआ था, उसके बाद 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी जगह जो ये सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, उसकी कमान संभाली थी अब्बास तैयब जी ने। ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। इन्होंने चार्ज लिया था जो नेक्स्ट फेज था ना सॉल्ट सत्याग्रह का, उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये बेसिकली एक फैक्ट्री थी, धारचीन सॉल्ट वर्क्स, उस तक इनको जाना था, है ना। अ, हुआ क्या था, 7 मई 1930 को ये मार्च लॉन्च हुआ, और 12 मई को जितने भी लोग ना, ऑलमोस्ट 60 लोग इसमें जा रहे थे, जिसमें तैयब जी, कस्तूरबा जी, ये सब भी थे, इनको आ, गिरफ्तार कर लिया गया। इस पॉइंट पे जब सबको गिरफ्तार करने कर लिया गया था, उसके बाद तैयब जी ने जो चार्ज था वो दिया था सरोजनी नायडू जी को। इनको ये टास्क दिया गया था कि ये लीड करें जो दार्जिलिंग सत्याग्रह है उसको। हालांकि ये जो सत्याग्रह था, इसमें हुआ ये था कि बहुत सारे जो सत्याग्रही जो थे, सब प्रोटेस्टर से, उन पे लाठीचार्ज हुआ था, जिसके कारण एक वर्ल्ड वाइड इशू बन गया था ये। तो जो सॉल्ट मार्च था, इसकी सबसे पहले अगुवाई करी थी महात्मा गांधी जी ने, उसके बाद करी थी अब्बास तैयब जी ने, और उसके बाद सरोजनी नायडू जी ने। अब उनसे पूछा गया कि गांधी जी के बाद कौन थे, तो आंसर हो गया डी, अब्बास तैयब जी। What was the aim of civil disobedience movement of 1930? जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था ना, सॉरी, व्हाट वाज द एम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930? 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसका एम क्या था? तो हुआ क्या था, 29 दिसंबर 1929 को जो लाहौर सेशन हुआ था ना कांग्रेस का, जिसमें जिसको प्रेसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। उन्होंने अनाउंस किया था कि ब्रिटिश रूल से कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, और गांधी जी की जो पूर्ण स्वराज जो रेजोल्यूशन था, इसको भी आगे बढ़ाया जाए। जिसके बाद 6 अप्रैल 1930 में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। अब इसके वो क्या थे पॉइंट्स, जो भी इसके एजेंडास जो थे, वो क्या थे? इसके टोटल 5
एजेंडा थे। 5 में से एक था सॉल्ट लॉ, उसको तोड़ना, पहला। सेकंड था जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, है ना, अ, जो टाइटल्स गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दिए गए उनको, उनका बॉयकॉट करना। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, और कंप्लीट डिसोबीडियंस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है। और पांचवा था जो भी फॉरेन क्लोथ की शॉप्स थी उनका बॉयकॉट करना। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि एम क्या था, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर, ऑप्शन ए। Clement Attlee, who later became the Prime Minister of India, came to India as the member of Dash. क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के पीएम बने थे, वो इंडिया आए थे कौन सी मिशन या कमीशन के मेंबर बन के। ठीक है। तो क्लेमेंट एटली जो है वो साइमन कमीशन के मेंबर बन के इंडिया आए थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया आई थी 3 फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 को ये इंडिया आए थे, जिसके बाद इनका स्वागत किया गया था गो बैक साइमन के नारे के द्वारा। साइमन कमीशन को इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन। जॉन साइमन जी के लीडरशिप में इसको इसको बनाया गया था। अब इनका काम क्या था? इनका काम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना ना 1990, उसको आ, उसको रिव्यू करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को रिव्यू करना, प्लस उसमें जो फ्यूचर मेजर्स होता है ना वो बताना। ठीक। और इसके साथ ही जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है ना, उसका फ्रेमवर्क कैसा होगा, क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बनाना। इस कमीशन का बहुत ही अपोज किया गया था। ठीक है। मतलब इंडियंस के द्वारा इसको अपोज किया गया था। अब इसको अपोज करने का कारण क्या था? तो इसको अपोज करने का मेन कारण था कि इन्होंने कह तो दिया कि है ना, इनका जो मेन टास्क है वो इंडिया के हित में ही है, इंडिया के बेटरमेंट को लेके है। ठीक है। पर इस कमिटी में, इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, इंडियन एक भी नहीं था। ठीक है। 7 मेंबर थे, सातों के सातों ब्रिटिश एमपीज थे। इसलिए इस जो कमीशन है इसका विरोध किया गया था इंडियंस के द्वारा। अब अ, यहाँ हमसे पूछा था कि एटली कौन से कमीशन के मेंबर थे, तो वो थे साइमन कमीशन के। ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। अब यहाँ पे पूछा था कि एटली जो थे वो पीएम रहे थे 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुई थी? तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी 12 नवंबर 1930 को, लंदन में। हाँ, लंदन में 12 नवंबर 1930 को ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पहली 1930 में हुई, दूसरी 7 सितंबर 1931 को फिर से लंदन में हुई थी, तीसरी हुई 17 नवंबर 1932, ये भी लंदन में हुई थी। पहली जो कॉन्फ्रेंस थी इसका बॉयकॉट किया गया था कांग्रेस के द्वारा, इसका बॉयकॉट किया गया था ना। हालांकि दूसरी और तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसमें इंडियंस ने कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर यूके के रैमजे मैकडोनाल्ड, ये इसके प्रेसिडेंट थे। और क्योंकि इसमें इंडियंस आए नहीं थे तो एक पैक्ट साइन किया गया था, गांधी इरविन पैक्ट, जिसके बाद गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करी थी। और देखा जाए तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बी आर अम्बेडकर जी और तेज बहादुर, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। जहाँ पे हमसे पूछा गया था कि पहली कब हुई थी, तो पहली हुई थी नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। In which year was the Azad Hind radio service as part of Germany's radio service launched? Started. आजाद हिंद रेडियो सर्विस जो है वो कब शुरू हुआ था, कौन से साल में शुरू हुआ था? तो इसको शुरू किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी प्लस अडोल्फ हिटलर। इन दोनों की लीडरशिप में जर्मनी में 1942 में इस रेडियो सर्विस को स्टार्ट किया गया था। एम पूछा जाए इंडियंस को इंकरेज करना कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। तो यहाँ साल पूछा गया कि जब लॉन्च हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 1942, ऑप्शन ए। इनिशियली जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर था, जिसको बाद में शिफ्ट कर लिया गया सिंगापुर में। सिंगापुर में बाद में इस रेडियो सर्विस को शिफ्ट कर लिया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है उसके फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। अब मेन कारण क्या था कि इनका जो गांधी जी के थे वो उनके साथ आइडियोलॉजी को लेके थोड़ा मतभेद रहता था, जिसके कारण इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से अप्रैल 29 1939 को रिजाइन दे दिया, रिजाइन कर दिया था। और रिजाइन देने के बाद मई 3 1939 को इन्होंने ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है ना उसको बनाया था। इसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इस नाम से ये पार्टी बनी थी। और इसका जो सेशन हुआ था जून 22 1939 में बॉम्बे में, मुंबई में जो सेशन हुआ था ना उसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस।
Who was the president of Independence for India League formed in 1928? एक लीग बनी थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे 1928 में? तो ये जो लीग थी ना, ये 1920 से लेके 1940 तक रही थी ये लीग। इसमें हुआ क्या था, जो भी इंडियंस थे, जो लोग बाहर रह रहे थे ना, ब्रिटिश इंडिया के बाहर रह रहे थे, उनको इन्वॉल्व करना टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उस चीज के लिए, उस एम को लेके इस लीग को फॉर्म बनाया गया था। और अप्रैल 1928 में ये बनी थी, है ना, जिसके सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू जी प्लस सुभाष चंद्र बोस, और प्रेसिडेंट थे एस श्रीनिवास श्रीनिवास अय्यर, ठीक है, एस श्रीनिवास अय्यर इसके प्रेसिडेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, श्रीनिवास अय्यर। The cabinet mission sent to India in 1946 by the British government comprised dash members. कैबिनेट मिशन जो कि भारत भेजा गया था 1946 में, उसमें कितने मेंबर थे? तो ये जो मिशन भेजा गया था उसमें थे टोटल 3 मेंबर्स। ऑप्शन ए 3, तीनों के नाम सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये तीनों उस मिशन के मेंबर थे। इस कैबिनेट मिशन का जो मेन काम था, वो था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर थी उसको ट्रांसफर करना टू इंडियन लीडरशिप। उस चीज के लिए इनको भेजा गया था, ठीक है। और इस कमीशन को बनाया किसने था? इसको बनाया था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, जो कि थे क्लेमेंट एटली। उन्होंने इस मिशन को बनाया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जिन क्लेमेंट एटली साइमन कमीशन मेंबर थे ना, उन्होंने इस मिशन को बनाया था, जिसमें जिसको सुनिश्चित करना था कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगी फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट, वो शांति से पीसफुली हो जाए ना। इसके लिए इनको भेजा गया था। विच आउट ऑफ दीज इज द हरप्पन साइट डिस्कवर्ड इन गुजरात? गुजरात में कौन सी हरप्पन साइट डिस्कवर हुई थी? यहाँ पे जिस हरप्पन साइट का अ, बताया गया है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, हाँ। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगस्त 2021 में शामिल किया गया था, और ये साइट थी डोला वीरा। ऑप्शन सी डोला वीरा। ये सिचुएटेड है रण ऑफ कच्छ, गुजरात में, है ना? रण ऑफ कच्छ गुजरात में ये लोकेटेड है, और इंडिया की ये 40th साइट थी जो कि मिली थी। इसको ढूंढा था जगतपति जोशी जी ने 1968 में, ठीक है। 1968 में जगतपति जोशी जी ने इस साइट को ढूंढा था। अब ये साइट फेमस क्यों? ये साइट इसलिए फेमस थी कि इसमें जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था ना, वो बहुत एडवांस था, ठीक है। जो भी
रिजर्वॉयर्स थे, जो भी कैनाल्स थे, वो बहुत ही एडवांस थे कंसिडरिंग उस टाइम का। बहुत ही एडवांस है, प्लस बहुत ही अच्छा एक नेटवर्क था। इसीलिए ये बहुत फेमस थी और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। In 1944, who took over as the Director General of Archaeological Survey of India and undertook the excavation of Harappa? 1944 में किसने डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पद संभाला था और हड़प्पा का जो एक्सट्रैक्शन था उसका उसकी अगुवाई करी थी। ठीक है, तो ये करा था आर एम आर व्हीलर जी ने। ऑप्शन डी, आर व्हीलर जी। ठीक है। ये इन्होंने भार संभाला था 1944 में, और 1944 से लेकर 1948 तक ये इसके डायरेक्टर जनरल रहे थे। और इन्होंने काफी सारी साइट्स जो थी उनका एक्सकवेशन करवाया था, जैसे हड़प्पा हो गई है ना, मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो है, ये इन सबको इन्होंने ढूंढा था। प्लस इसके अलावा ब्रह्मागिरी, मस्की, चंद्रावली, ठीक है, ये भी कुछ और साइट्स हैं जो इन्होंने ढूंढी थी। तो आंसर हो जाएगा व्हीलर। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1861 में। 1861 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो थे सर एलेक्जेंडर कनिंघम। सर एलेक्जेंडर कनिंघम पहले डायरेक्टर जनरल थे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस जिसके कारण इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। जो एलेक्जेंडर जी हैं इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। विच वेदा हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस? सबसे ज्यादा जो वर्स हैं वो कौन से वेदा में हैं? वेद हमारे होते हैं चार, ठीक है? चार होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा वर्सेस कौन से वाले में है? तो सबसे ज्यादा जो है वो है ऋग्वेदा में, ऑप्शन बी, ऋग्वेदा। और अगर सबसे ओल्डेस्ट पूछा जाए तो भी वो ऋग्वेदा ही है। इसमें 10,600 वर्सेज हैं। 10,600 वर्सेज हैं। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे पुराना टेक्स्ट है ये, इससे पुराना कुछ भी नहीं है। टोटल पूछा जाए कि मंडलास जो होते हैं, मंडलास कह लीजिए, या बुक्स जो होती हैं, वो इनमें टोटल 10 बुक्स हैं। ठीक है। और 1,028 टाइम्स हैं इसमें, है ना? तो मैक्सिमम नंबर पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेदा। वेयर वॉज स्वामी महावीर बॉर्न? स्वामी महावीर जी जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो स्वामी महावीर जी जो थे वो 24th तीर्थंकर थे, है ना, जैनिज्म के। इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, अ, वैशाली, कुंदग्राम, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे पूछा गया है कि स्वामी महावीर जी कौन सी जगह पे इनका जन्म हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंदग्राम। मृत्यु इनकी जो थी वो 468 बीसी में एट द एज ऑफ 72 हुई थी, पावापुरी
राजा गिरा। ऐसे ही गौतम बुद्ध जी जो थे, इनका जन्म प्लेस पूछा जाए तो वो था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। और उस समय जो इंडिया का कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र। तो ईस्टर्न इंडिया का एक सिटी था पाटलिपुत्र, जो कि पटना के पास है। ठीक है। तो जगह था हमसे स्वामी महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, कुंद ग्राम। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यही समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे क्लास से मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।